therapy. So we have already covered antidiarrheals, antacid, antipeptic ulcer drugs, and so far the half of the unit is completed. So let's jump to the topic. It is fluid and electrolyte therapy. We will cover it in the two parts. First is the fluid therapy and then the electrolyte therapy. So first of all, the fluid replacement. So we all know fluids are very essential for all of the cellular functions and extracellular functions, right? So due to some issues like trauma or excessively bleeding during the surgery, so the fluid may get lost, due to which there might be an urgent need to replace that fluid loss. So the therapy done is known as the fluid replacement therapy, राइट. सो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज बेस्ड ऑन द बॉडी फ्लूइड नीड्स. ऐसे ही नहीं हम कुछ भी अमाउंट दे देते हैं पर्सन को. इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस कि कितना पर्सन फ्लूइड डेफिसिट है. देयर आर सम कैलकुलेशंस विच हैव टू बी डन. ठीक है, उस बेस पे बॉडी फ्लूइड नीड्स के बेसिस पे हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं. It helps maintain the normal body function by replenishing the fluids and electrolyte. Replenish करना मतलब दोबारा लेकर आना. नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे अटेन होगा? जब वो जो फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं, जब बॉडी को वापस वो दे देंगे तब. अडल्ट बॉडी में याद रखना देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द वाटर. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच the water or the fluids are necessary for our body to function. Body fluids, अब this is the basic information only. ठीक है. Fluid balance is essential for maintaining cellular function, blood circulation and tissue perfusion. क्योंकि सिर्फ ब्लड में सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ही थोड़ा होते हैं, कुछ वाटर कंटेंट होगा, है ना, तभी तो ब्लड वॉल्यूम बनेगी. बिना ब्लड वॉल्यूम के टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा, मल्टी सिस्टम लॉस हो जाएगा, राइट. फिर डिस्टर्बेंस अकर्स इन द सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न, डिहाइड्रेशन, शॉक और रीनल डिसीजेस. इन सर्कमस्टांसिस में हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है. थेरेपी इन्वॉल्व्स फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस. वो हम आगे देखेंगे. अब आते हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट. तुम्हें पता होगा ये 4 कंपार्टमेंट है: इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर. ये टेबल है जो बताता है कि कितना परसेंटेज है. टोटल 60-70% है, राइट. तो इंट्रासेलुलरली कितना, एक्स्ट्रा सेलुलरली कितना है. ठीक है, ये दिस इज नॉट टू बी रिमेंबर्ड, जस्ट अ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन. अब आती है आगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी वगैरह. नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर. और ये 3 टाइप्स की फ्लूइड कंसंट्रेशन होती है: आइसो ऑस्मोलर, हाइपो ऑस्मोलर या हाइपर ऑस्मोलर. When body fluid has normal osmolarity, hyperosmolar, when osmolarity is higher than the normal. यहाँ से हमारी मेन चीज़ें स्टार्ट होती है कि हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करना होता है, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना होता है. बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, राइट. कुछ होते हैं क्रिस्टलॉइड्स, कुछ होते हैं कोलॉइड्स, कुछ होते हैं ब्लड भी तो फ्लूइड है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड कुछ होते हैं लिपिड्स. तो ये 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड आते हैं. बेस्ड ऑन द पर्सन नीड हम डिसाइड करते हैं कि हमने उसको क्या देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को अनीमिया है तो हम नॉर्मल सलाइन थोड़ा देंगे, हम पर्सन को ब्लड देंगे. प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है तो ब्लड प्रोडक्ट्स जो बाकी प्लाज्मा वगैरह आते हैं वो देंगे. पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है तो लिपिड्स देंगे. पर्सन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो नॉर्मल सलाइन देंगे. पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक है तो D5 डेक्सट्रोज 5% देंगे. तो पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग हम इन चारों में से डिसाइड करते हैं. मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले जो हमने किया दैट वाज जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस में हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं. फिर ये 4 कंपार्टमेंट्स देख लिए. ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोलैरिटी देख ली. अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ आईवी सॉल्यूशंस. सबसे पहले क्रिस्टलॉइड्स. क्रिस्टलॉइड्स में आते हैं नॉर्मल सेलाइन 0.9%, रिंगर लैक्टेट एंड डेक्सट्रोज 5%. ये 3 आते हैं क्रिस्टलॉइड्स में. ठीक है, नॉर्मल सेलाइन कब देंगे? पर्सन बहुत शॉक में जा रहा है, हाइपोवोलेमिया है, नॉर्मल सेलाइन दे दो. पर्सन को वॉमिटिंग, डायरिया, फिस्टुला लॉसेस मतलब कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, सेम चीज़, नॉर्मल सेलाइन दे दो. हाइपोनेट्रीमिया है क्योंकि बीच में सोडियम तो है ही, तो नॉर्मल सेलाइन दे दो. रिंगर लैक्टेट याद रखना बर्न्स के पेशेंट में यूज होता है. पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्न्स है, पर्सन को रिंगर लैक्टेट जाएगा. बाकी ये वाले सेम. एक और चीज़ बता दूं, जो आरएल होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में भी देते हैं. द रीज़न इज जो रिंगर लैक्टेट का लैक्टेट है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होके एसिटोसिस को कम कर देगा. बाइकार्बोनेट अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एसिटोसिस की न्यूट्रलाइजेशन इनटू अल्कोलोसिस. फिर आती है डेक्सट्रोज 5%. मेन मैंने तुम्हें बताया हाइपोग्लाइसीमिया, बाकी सेम, क्लियर.
फिर आते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में हमारे पास आता है एल्ब्यूमिन। तुमने देखा होगा जितने लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें हम एल्ब्यूमिन ही तो देते हैं, या किडनी वाली प्रॉब्लम जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके केस में कोलॉइड क्या चला, एल्ब्यूमिन। फिर आता है डेक्स्ट्रन, ये हम तब देते हैं, इट इज़ नॉन एज वॉल्यूम एक्सपेंडर। जब हाइपोवोलेमिक शॉक हो तो क्रिस्टलॉइड्स की प्लेस में हम डेक्स्ट्रन भी दे सकते हैं। उसके अलावा आती है एक हेटास्टार्च। तो एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रन एंड हेटास्टार्च, दीज थ्री आर कोलॉइड्स। नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट एंड डेक्सट्रोज, दीज थ्री आर क्रिस्टलॉइड। अब नॉर्मल सेलाइन डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में आती है, 0.9 भी आती है, 0.45 भी आती है, 0.33 भी आती है। दोगे, चार थी ना टोटल। तीसरा है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, जैसे WBCs एंड पैक्ड RBCs कब देंगे, अनीमिया के केस में, हेमरेज हो गई, बड़ा ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कब हम देते हैं, कोएगुलोपैथी, पर्सन को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है, उस केस में प्लाज्मा देंगे। लिवर डिसीजेस के केस में व्हेन लिवर इज नॉट फॉर्मिंग दोज कोएगुलेशन फैक्टर, तो लिवर डिसीज के केस में मैसिव ट्रांसफ्यूजन जब हमने करनी है। प्लेटलेट्स कब देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में। लिपिड्स कब देंगे, पर्सन बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम उसको हेल्दी वेट गेन करवा सकें, तब लिपिड्स देंगे। क्लियर। Principles. Whenever you are initiating the fluid replacement therapy, there are some things that you must know, that you must fulfill before administration. सबसे पहले पेशेंट को असेस करो, पेशेंट की नीड असेस करो, पेशेंट को कितने फ्लूइड की और किस फ्लूइड की जरूरत है। असेसमेंट कैसे होगी, बाय टेकिंग हिस्ट्री, कि उसको वॉमिटिंग आई थी, डायरिया, बर्न्स या ब्लड लॉस। अगर पता है पर्सन एक्सीडेंट वाला है, मतलब पर्सन को बहुत ब्लड लॉस हुआ होगा, हमें नॉर्मल सलाइन भी इनिशिएट करनी है और बाद में हमें ब्लड भी एडमिनिस्टर करना है। फिर तुमने उसके नॉर्मल वाइटल साइंस भी चेक करने हैं कि पर्सन उस कंडीशन में है या नहीं। फिर चूज अप्रोप्रिएट फ्लूइड, वो तुम कंडीशन के बेस में चेक करोगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम नीडेड, अब तुम ऐसी थोड़ा ना अपनी मर्जी से जितना मर्जी चढ़ा दोगे, तुमने चेक करना है पर्सन को कितना वॉल्यूम चाहिए, एंड देयर आर सम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट इज टू बी डन। वो यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं की। फिर चढ़ाने के बाद तुम पेशेंट के दोबारा से वाइटल्स वगैरह, यूरिन आउटपुट वगैरह चेक करोगे। दीज आर द प्रिंसिपल्स, ठीक है, यू कैन नोट दैम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्या किया, फ्लूइड होते क्या, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कौन सी कंडीशंस में चाहिए, नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, ये 4 कंपार्टमेंट्स देख लिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड देख लिए, ईच विद द इंडिकेशन, प्रिंसिपल्स देख लिए। अब आती है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कैरी ईदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर तुम ये मेंशन करके आए ना, दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द आंसर इज कंप्लीटेड इटसेल्फ। तुम्हें एटलीस्ट इन तीनों की, बिकॉज दी थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन तीनों की तो नॉर्मल रेंज भी पता होनी चाहिए। एंड दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ठीक है। ये टेबल याद रख लो, ईच विद देयर नॉर्मल वैल्यू। अब जो 5 मेन है उनकी डिटेल बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम का बॉडी में काम क्या, और ये कौन से ट्रेड नेम के अंडर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सोडियम, तुम्हें पता है जो सोडियम होते हैं, हमने पढ़े ना, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल्स, तो एक तो वो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, उसको मेंटेन कर रहा है, मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है, एंड एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है। दूसरा, अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज टू करेक्ट द हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया एंड शॉक एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के केस में हम इसको देते हैं। क्यों, क्योंकि होता क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट हो रहा होता है बॉडी में, जब हम सोडियम मतलब इन द फॉर्म ऑफ NaCl दे देते हैं, राइट, तो जो किडनी क्या करती है, फिर वो क्लोराइड रख देती है और बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल देती है, बाइकार्बोनेट बाहर निकल गया, अल्कलोसिस रिजॉल्व होगी। तो इन चीज़ों में सोडियम हमारी हेल्प कर रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम में, मसल कंट्रैक्शन में, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवेलीमिया, शॉक में एंड अल्कलोसिस में। अब हॉस्पिटल में ये अंडर द नेम सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है पोटेशियम, तुम्हें पता होगा हार्ट रिदम को मेंटेन करने में पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है, पहला वो। सेकंड, ये भी नर्व कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में हेल्प कर रहा है। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, जो पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलर आयन होता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। पोटेशियम को हम हाइपोकैलीमिया को ठीक करने में यूज़ कर रहे हैं। ट्रेड नेम काउक्लोर, पॉटक्लोर, माइक्रो केडर, केसील, इस फॉर्म में ये आता है, ये ट्रेड नेम है ऑफ द पोटेशियम।
फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम तुम्हें पता होगा मसल कंट्रैक्शंस में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में हेल्प कर रहा है। इवन तुम्हें पता होगा कोएगुलेशन में, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना होता है तो कैल्शियम इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दैट पीरियड। तो जो कैल्शियम है उसका कोएगुलेशन में भी मेन रोल है, बोन स्ट्रेंथ में भी है, यूज इन हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया राइट, टेटनी के केस में, हाइपरकैलीमिया के केस में भी यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज के केस में भी। ठीक है, ट्रेड नेम कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्लियर हो गया। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तुम्हें पता होगा इट इज अ कोएंजाइम इन नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द बॉडी। सब में ये कोएंजाइम में की तरह एक्ट करता है। बाकी ये भी जहाँ पर भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस वगैरह में हेल्प कर रहा है। हाइपोमैग्नीसीमिया, एक्लैम्सिया, अर्दमिया वगैरह के केस में ट्रेड नेम मैग्नीलैक, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन जो तुमने पक्का देखा होगा, एप्सम सॉल्ट, ये इसके ट्रेड नेम है। क्लोराइड एक प्रिंसिपल कटायन एक्स्ट्रासेलुलर फूड का, ये भी एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, स्टमक में HCl जो बनता है वो क्लोराइड अगर होगा तभी बनेगा, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें हर एक आयन जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन जो भी वो प्ले कर रहा है वो बताया, और वो आयन मार्केट में जिस नाम के अंडर चल रहा है हॉस्पिटल्स में, मैंने तुम्हें वो बता दिया। 5 आयन्स कंप्लीट कर दिए। ये पता होने चाहिए थे तुम्हें। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और जो मेन होते हैं उनकी विद नॉर्मल वैल्यू, और ट्रेड नेम मैंने तुम्हें बता दिया। एंड दिस इज द रिप्लेसमेंट डोज ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम का अगर हम 3% NaCl यूज कर रहे हैं तो 100 ml IV ओवर 10 मिनट्स। पोटेशियम ओरली 40 to 100 मिलीक्विलेंट पर डे एंड IV इतना है। क्लोराइड का 50 to 100 मिलीक्विलेंट पर डे। कैल्शियम का जैसे IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन स्लो IV। ये तो तुम्हें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। दिस इज लाइक आई हैव नथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज टू बी लर्नड एज इट इज। रिप्लेसमेंट कब नीडेड है तुम्हें पता होगा, जब पर्सन को किडनी की इश्यूज है, लिवर के इश्यूज है, पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, पर्सन को डायरिया हो रहा है। तो यहाँ अगर पर्सन को ऑब्वियसली जो हमने पहले जो फ्लूड में जो कॉजेज है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि फ्लूड के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे ना, ऐसे सेपरेट होके तो नहीं जाएंगे। पर्सन को ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, पर्सन की सर्जरी के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद, जब बर्न्स हुए हैं पर्सन को, किसी भी तरह अगर फ्लूइड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी तब होगा। दीज आर द कॉजेज। फिर जो मेन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विद देयर वैल्यूज पढ़ ली। उन्होंने जितने भी एंटी डायरियल्स थे वो कवर कर लिए थे, बट इन द सिलेबस 2 एंटी डायरियल्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं। फर्स्ट इज फ्यूराजोलिडोन एंड द अदर इज डाइसाइक्लोमिन। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाइज, इसलिए अब मैं इनको अच्छे से सेपरेटली भी करवा रही हूँ इन दोनों को, बट जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले हम करें फ्यूराजोलिडोन। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं ये भी एंटी डायरियल ही है, बट द थिंग इज ये एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल है। मतलब कि अगर कोई बैड बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या कोई भी ऐसे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर डायरिया हो रहा है ना, तो उन केसेस में हम ये देंगे। कौन सा वाला? दिस इज फ्यूराजोलिडोन। नॉर्मल डायरिया नहीं, अभी ये मतलब इन्फेक्शियस डायरियल कंडीशन में। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि इन्फेक्शियस डायरिया में हम एंटी डायरियल्स नहीं देते, बट अगर हम एंटी डायरियल दे रहे हैं तो वो कौन सा दे रहे हैं? फ्यूराजोलिडोन, क्योंकि स्पेसिफिकली माइक्रोबियल कंडीशंस के केस में होता है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए ये कॉलेरा की कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तुम्हें पता है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलेरा, जिसमें राइस वाटर स्टूल्स होते हैं, तो उसके केस में भी हम फ्यूराजोलिडोन यूज़ करवा सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मतलब किन किन केसेस में, अगर इफ इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक इकोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो कॉलेरा, तब हम इसको दे सकते हैं। जियार्डिया लैम्बलिया के कारण जियार्डियासिस हो गया है, तब भी हम इसको दे सकते हैं। क्लेप्सिला प्रोटियस के अगेंस्ट ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट इन दोनों के केस में तो हम इसको दे सकते हैं। दिस वॉज द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो में क्लियर होगा। क्या करेगा ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर देता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी तोड़ देते हैं और बैक्टीरियल DNA को भी डैमेज कर देता है, जिसके कारण फर्दर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा और जो है वो मर जाएगा। तो नॉर्मल गट फ्लोरा अचीव हो जाएगी। पढ़ लेते हैं एक बारी। फ्यूराजोलिडोन एक प्रो ड्रग होता है, मतलब इनएक्टिवेटेड ड्रग होता है, इनएक्टिव, बट इनसाइड द बैक्टीरिया जाकर इट इज़ रिड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेस। ये बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रो रिडक्टेस, अब वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब बैक्टीरिया के अंदर चला गया, वहाँ पर नाइट्रो रिडक्टेस एंजाइम मिल गया, उसने इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक्टिव हो चुका है। अब ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। वो फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया का DNA, बैक्टीरिया के प्रोटीन, बैक्टीरिया के एंजाइम्स सबको डैमेज कर देगा,
मतलब कि बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो किया, बैक्टीरिया को मार दिया, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से भी रोक दिया। क्लियर है? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंडिकेशन, अब इसकी मेजर इंडिकेशन क्या है? इन्फेक्टिव डायरिया, जैसे इकोलाई, शिगेला, सैल्मोनेला, कॉलेरा के केस में, जार्डियासिस के केस में या ट्रैवलर डायरिया के केस में कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम होती है। डोज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डोसेज फ्यूराजोलिडोन की? 100 mg ओरली 4 टाइम्स डेली फॉर 5 to 7 days। चिल्ड्रन के केस में 1.25 mg पर kg 4 टाइम्स डेली। फ्यूराजोलिडोन 4 टाइम्स डेली लेनी होती है हमने। क्लियर है? बस इतना बहुत है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वन जो है डाइसाइक्लोमीन। ये भी एंटी डायरियल है, बट हम इसको उनसे सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मेन एंटी डायरियल्स नहीं है, ये सिर्फ एडजंक्ट्स हैं। एडजंक्ट्स मतलब सिर्फ सपोर्टिव है, मेन नहीं है, क्योंकि ये मेन डायरिया को नहीं ठीक करे। मेन डायरिया में मतलब एंटी डायरियल्स क्या कर रहे थे? जो सिक्रीशंस हो रही थी, इंटेस्टिनल सिक्रीशन, उनको कम कर रहे थे। बट ये क्या कर रहा है? ये डाइसाइक्लोमीन एक एंटी स्पाज्मोडिक है, तो ये इंटेस्टिनल स्पाज्म को कम करेगा। स्पाज्म कम हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? मतलब स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब ये मेन है, तो ये भी एंटी डायरियल है, बट नॉट द मेन वन। ये चीज़ को क्लियर रखना। एंड डाइसाइक्लोमीन मेनली हम देते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के केस में, क्योंकि अगर गट इरिटेटेड है तो उसमें ज़्यादा स्पाज्म होंगे, तो ये एंटी स्पाज्मोटिक है, याद रखना, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के केस में। नॉट प्राइमरी एंटी डायरियल, इट डज नॉट स्टॉप फ्लूइड सेक्रीशन, यही मैं तुम्हें कह रही थी, और इन्फेक्शन, ओनली रिलीव द स्पाज्म, क्योंकि ये बस स्पाज्म रिलीव कर रहे हैं जिसके कारण डायरिया ठीक होगा, इसलिए ये मेन एंटी डायरियल नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, इनको हम एंटी म्यूस्कैरिनिक्स भी कह रहे हैं ना डाइसाइक्लोमीन को, तो ये म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करता है, इसलिए इसको एंटी म्यूस्कैरिनिक कहते हैं। म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन का एक्शन, ये मैंने पहले भी बहुत बड़ी बता दिया, एसिटाइल कोलिन अब एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। उसका एक्शन क्या था? इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करना, अब वो नहीं होगा, अब स्टूल्स को ज़्यादा टाइम मिल गया, आराम से एब्जॉर्ब होंगे, डायरिया रिजॉल्व हो जाएगा, स्पाज्म रिजॉल्व हो गए, तो एंटी स्पाज्मोटिक भी फंक्शन इसका अचीव हो गया। डोसेज क्या है इसकी? 1 टैबलेट 20 mg वाली 4 टाइम्स डेली, ये भी 4 टाइम्स डेली। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू, हमने किया डाइसाइक्लोमीन एंड फ्यूराजोलिडोन। आई होप दीज आर क्लियर टू यू।